जय हिंद। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। एनसीएल सर्टिफिकेट का मतलब होता है नन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र। साथियों, ये नन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र वही लोग बना सकते हैं जो ओबीसी ईबीसी के तहत आते हैं और उनका सैलरी 8 लाख से कम है। अगर आपका सैलरी 8 लाख से कम है तो आप एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए पात्र हैं। अगर आपका सैलरी 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमिलियर कहलाएंगे, न कि नन क्रीमिलियर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बीसी ईबीसी के तहत जो भी छात्र एवं छात्राएं जो भविष्य में सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर सरकारी योजना के लाभ में आरक्षण चाहते हैं, तो उनको एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य हो जाता है ताकि उससे कुछ छूट मिल सके। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। साथियों, इस वीडियो में हम एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ बदलावें हुई है। तो इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन करना है गूगल क्रोम ब्राउजर, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है आरटीपीएस। आरटीपीएस टाइप करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे ना, इस तरह का आरटीपीएस का पोर्टल ओपन हो जाएगा। साथियों, इस पेज में आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी माध्यम में काम कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का लैंग्वेज है, यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, और हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा पेज हिंदी में हो जाएगा। तो अपने सुविधा अनुसार यहाँ से आप अपना लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे लोक सेवाओं की अधिकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी के नीचे सामान्य प्रशासन विभाग का बटन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करते कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा नन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजना। साथियों, ये जो नन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र है ना, ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक बिहार गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है। जैसे हमें बिहार गवर्नमेंट के थ्रू बनाना है तो यहाँ पे बिहार सरकार के परियोजना पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अंचल स्तर चूज कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अंचल स्तर से ही बनाया जाता है। इस प्रकार एनसीएल सर्टिफिकेट आवेदन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 9 पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र बिहार सरकार के परियोजना। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, यानी इससे पहले भी आपने एनसीएल सर्टिफिकेट बनाए थे। तो यहाँ पे उसकी जानकारी यस या नो में देना है। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभिवादन सेलेक्ट कर लेंगे। अभिवादन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा ना, यहाँ पे जो नाम है ना वो ऑटोमेटिक वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस प्रकार यहाँ पे ईयर चूज कर लेंगे। ईयर चूज करने के बाद यहाँ पे मंथ चूज कर लेंगे और यहाँ से डेट चूज कर लेंगे। तो इस प्रकार डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जा रहा है। अगर आपके पास आधार नंबर है और मोबाइल नंबर से लिंक है तो इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है अस्थाई पता। अस्थाई पता में आप ध्यान रखिएगा, अगर महिला के नाम से एनसीएल सर्टिफिकेट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे अस्थाई पता में महिला का जो मायके होगा ना उसी का एड्रेस फिल कीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि उनके ससुराल का ही एड्रेस अस्थाई पता में भी फिल कर देते हैं और वर्तमान पता में भी ससुराल का ही एड्रेस फिल कर देते हैं, जिस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रखंड सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ग्राम या मोहल्ला का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर फिल करना है। वार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन चूज कर लेंगे। पुलिस स्टेशन चूज करने के बाद पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। इस प्रकार डाकघर का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको होल्डिंग नंबर आपसे पूछा जा रहा है, सर्किल नंबर पूछा जा रहा है। ये सब अगर आपके पास है तो उसका नाम फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें रेड स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आपसे स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है ना वो ग्राम पंचायत में पड़ता है या फिर नगर निगम में पड़ता है या फिर नगर परिषद में पड़ता है या फिर नगर पंचायत में पड़ता है। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लें। यहाँ पे जो चूज करेंगे ना उसी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। इस प्रकार स्थानीय निकाय का प्रकार चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे आपसे अस्थायी पता यानी टेम्पोररी एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसे वर्तमान पता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज एबव के बॉक्स में टिक कर देंगे। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग फिल कर लेंगे। यहाँ पे वर्तमान पता में अपना स्टेट का नाम चूज कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रखंड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ग्राम या मोहल्ला का नाम एंटर करना है।
ग्राम या मोहल्ला का नाम इंटर करने के बाद यहाँ पे वार्ड नंबर फिल कर लेंगे। वार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन चूज कर लेंगे। पुलिस स्टेशन चूज करने के बाद यहाँ पे डाकघर का नाम इंटर करना है। डाकघर का नाम इंटर करने के बाद यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि भाई आप किस रिलीजन से यानी किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे उसकी जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड दर्ज करेंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग चूज कर लेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे जाति का लिस्ट आ जाएगा, अपने हिसाब से यहाँ पे आप अपना जाति चूज कर लेंगे। इस प्रकार जाति चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे उपजाति पूछा जा रहा है, तो इसको भरना अनिवार्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार मार्क नहीं लगा है। अब यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय चूज कर लेंगे कि आप कौन सा काम करते हैं। आप छात्र हैं, सरकारी सेवा में है या फिर निजी सेवा में है, तो अपने हिसाब से आप अपना यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज कर लेंगे। ऑक्यूपेशन चूज करने के बाद यहाँ पे आप अपना पिताजी का नाम दर्ज करना है। पिताजी का नाम दर्ज करते टाइम कीबोर्ड के जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करेंगे ना, तो वो नाम यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किसी के पिताजी का नाम मोहन है, तो मोहन टाइप करके जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ये नाम यहाँ पे मोहन हिंदी में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना हिंदी या इंग्लिश में डिटेल फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हस्बैंड का नाम पूछा जा रहा है। अगर किसी महिला के नाम से एनसीएल सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उनके हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी रेड स्टार मार्क नहीं लगा है। अब यहाँ पे माताजी का नाम दर्ज करना है, वही नाम यहाँ पे हिंदी में दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी है तो दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो निश्चित रूप से ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट जब आपका क्रिएट हो जाएगा ना, तो वो सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे अगला ऑप्शन है अभिभावक, पिता या फिर पति की स्थिति दर्ज करना है। अगर पिताजी का स्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिताजी का कॉलम बना हुआ है, उनका यहाँ पे स्थिति दर्ज कर सकते हैं कि वो सरकारी नौकरी में है, उनका पद का नाम क्या है, तो यहाँ पे उनकी जानकारी यहाँ पे देना है। अगर माताजी का स्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आप माताजी का स्थिति दर्ज करेंगे, या फिर अगर पति का स्थिति दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पति का स्थिति दर्ज करेंगे। अगर वो किसी सरकारी नौकरी में है तो उसका यहाँ पे डिटेल देना है, पद का नाम लिखना है, सैलरी लिखना है। अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो यहाँ पे इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी देख लेंगे। अगर आपके पास ये जानकारी अवेलेबल है तो दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना, तो यहाँ पे आपसे इनकम के बारे में जानकारी पूछा जा रहा है कि भाई आपका इनकम क्या है। यहाँ पे आप अपने इनकम सर्टिफिकेट में जो आपका इनकम होगा ना, उसी हिसाब से यहाँ पे इनकम दर्ज करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नौकरी से आय, यानी आपके नौकरी से आय कितना है, तो वो यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो यहाँ पे 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पे आपसे व्यवसाय से आय पूछा जा रहा है। अगर आप व्यवसाय करते हैं, उससे इनकम होता है, तो यहाँ पे वो इनकम दर्ज करेंगे। अगर व्यवसाय से कुछ भी इनकम नहीं है तो यहाँ पे 0 दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे पेंशन से आय पूछा जा रहा है। अगर पेंशन से इनकम आ रहा है तो यहाँ पे उसका जानकारी देना है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है कृषि से आय। कृषि से जितना भी इनकम आता है ना, वो अपने इनकम सर्टिफिकेट में देख लेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे आप अपना इनकम दर्ज करना है। इस प्रकार इनकम दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कर का भी भुगतान करते हैं, तो उसकी जानकारी यस या नो में देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप संपत्ति कर के अंतर्गत आते हैं, तो उसका भी जानकारी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आते हैं तो दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य बातें अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है डॉक्यूमेंट का सेक्शन। यहाँ पे 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म 11, आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है। सेकंड है आवासीय प्रमाण पत्र। थर्ड है जाति प्रमाण पत्र। फोर्थ है आय प्रमाण पत्र। इन सभी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के आपको अलग अलग अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंचित जमीन का प्रतिशत पूछा जा रहा है। अगर आपके पास सिंचित जमीन का प्रतिशत वाला डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गए। यहाँ पे जब आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे ना, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद कहीं पे साइड में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी एट ए टाइम यहाँ पे इंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओटीपी को वेरीफाई करके ओके करना है। इस प्रकार इन तमाम जानकारियों को भरने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिया गया है। इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही कंफर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी में कोई अगर त्रुटि है, कोई गलती है, तो यहाँ पे आपको एक मौका दिया गया है। यहाँ से आप एडिट करके सुधार सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्चर का बटन दिया गया है। इस अटैच एनेक्चर के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अटैच एनेक्चर के बटन पे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे आप जो जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए थे ना, यहाँ पे वो सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे फॉर्म 11 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के अपलोड करना है।
फॉर्म 11 स्वयं शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए इसी आरटीपीएस के पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्वयं सहायता अनुभाग। इसी के अंदर आपको महत्वपूर्ण डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्म 11 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही आपका जो शपथ पत्र है ना, वो डाउनलोड हो जाएगा। इसे प्रिंट आउट करके यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको भर देना है और भरने के बाद इसका पीडीएफ बना के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होता है। फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप अपना नाम दर्ज कर देंगे। नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे अपना पिताजी का नाम दर्ज करेंगे। पिताजी का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे गाँव या शहर का नाम दर्ज करना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। यहाँ पे थाना का नाम लिखना है। यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखना है। यहाँ पे अनुमंडल का नाम लिखना है। यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। यहाँ पे राज्य का नाम लिखना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मैं, यानी आप जिस जाति से संबंध रखते हैं ना, उस जाति का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आपके माता पिता का वार्षिक वेतन अगर आता है तो यहाँ पे उसका जानकारी देना है, अदरवाइज यहाँ पे 0 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर 5 में स्पष्ट किया जा रहा है, मेरे माता पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय, यानी इनकम प्रमाण पत्र में देख लेंगे आपका कुल वार्षिक आय कितना है। जो कुल वार्षिक आय आपके आय प्रमाण पत्र में होगा, सेम वही इनकम यहाँ पे दर्ज करना है। इस प्रकार इन तमाम जानकारियों को भरने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे साइन करने के बाद यहाँ पे स्थान का नाम लिखेंगे और दिनांक लिख के पीडीएफ बना लेंगे और पीडीएफ बना के इसको अपलोड कर देना है। इस प्रकार यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यहाँ पे इनकम प्रमाण पत्र अपलोड करना है और यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट में इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या फिर आधार कार्ड हो, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे अपने सुविधानुसार और उसको अपलोड कर देना है। इस प्रकार इन तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्चर का बटन दिया गया है, इस बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एनेक्चर के बटन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सेव हो जाता है। यहाँ पे आपको सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म प्रॉपर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ से आप इस रिसिप्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का बटन दिया गया है, इस बटन पे क्लिक करते ही आपका जो रिसिप्ट है ना, वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए वापस इसी आरटीपीएस की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे नागरिक अनुभाग में देखने को मिलेगा आवेदन की स्थिति। यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखे के बटन पे क्लिक कर देना है। थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के माध्यम से अपने आवेदन का स्थिति देख सकते हैं या फिर ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। बहरहाल हमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के माध्यम से आवेदन की स्थिति देखना है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे। रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद आवेदन किस डेट को हुआ था, वो यहाँ से वो डेट चूज कर लेंगे। डेट चूज करने के बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपका आवेदन का जो स्थिति है ना, वो दिखा देगा। तो इस प्रकार आप इजीली एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसका आवेदन का स्थिति भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।